सोचिए क्या बीत रही होगी उस व्यक्ति पर जो घर से निकलते वक्त अपने परिवार से हंसते खेलते हुए विदा लेकर गया हो, लेकिन कुछ घंटे बाद जब घर लौटा तो वहां उसका अपना घर था ही नहीं, सिर्फ मलबे का एक पहाड़ था। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लुकास ट्रेजो के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब वो अपनी टीम के साथ दूसरे शहर में थे। उसी दौरान आए दो भीषण भूकंपों ने उनकी पत्नी और दोनों मासूम बच्चों की जान ले ली। दूसरी ओर एक और फुटबॉलर हेक्टर बेलो अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो बैठे, जिसने आखिरी सांस तक अपनी छोटी बेटी की जान बचाने की कोशिश की। उधर एक मां कई दिनों से मलबे के सामने बैठी है, इस उम्मीद में कि शायद उसका 2 साल का बेटा अब भी जिंदा हो। वहीं 11 साल का एक बच्चा चमत्कारिक तरीके से मलबे से जिंदा बाहर निकल आया, लेकिन उसी मलबे ने उसकी मां और बहन को उससे हमेशा के लिए छीन लिया। ये सिर्फ कुछ कहानियां नहीं हैं, ये उस तबाही की तस्वीर है जिसने कुछ ही सेकंड्स में हजारों परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। आखिर वेनेजुएला में इस वक्त क्या हालात हैं, कितने लोग अब भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और क्यों पूरी दुनिया की नजरें इस देश पर टिकी हुई हैं, आइए जानते हैं। 24 जून दोपहर का वक्त, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। पहले 7.2 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही महज 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और भी शक्तिशाली झटका महसूस हुआ। धरती इतनी जोर से कांपी कि बहुमंजिला इमारतें देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। होटल, अपार्टमेंट, सरकारी इमारतें, हजारों घर पल भर में मलबे में बदल गए। सबसे ज्यादा तबाही उत्तरी तटीय राज्य ला गुआइरा में हुई, जहां पूरे के पूरे मोहल्ले बर्बाद हो गए। भूकंप रुक चुका था, लेकिन असली तबाही अब शुरू हुई। जहां कुछ मिनट पहले लोगों की आवाजें गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ धूल, धुआं और चीख पुकार थी। कोई अपने बच्चों को पुकार रहा था, कोई अपने माता पिता को, कोई मलबे को हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा था, कोई घुटनों के बल बैठकर बस रो रहा था। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि उनके अपने अभी जिंदा होंगे, लेकिन कई लोगों की उम्मीद कुछ ही घंटों में टूटने वाली थी। इन्हीं लोगों में शामिल थे अर्जेंटीना के डिफेंडर लुकास ट्रेजो। उस वक्त वो अपनी टीम के साथ दूसरे शहर में थे और मैच की तैयारी कर रहे थे। उनका परिवार ला गुआइरा के प्लाया ग्रांडे इलाके में अपने घर पर था। भूकंप आया और कुछ ही सेकंड्स में पूरी इमारत ढह गई। लुकास को जब इस हादसे की जानकारी मिली तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से मदद की अपील की। उन्होंने लिखा कि उनके परिवार का कोई पता नहीं चल रहा। अगर किसी ने उनकी पत्नी यानिना या उनके दोनों बच्चों आरोन एंड हुआ को देखा हो तो जानकारी दे। उस पोस्ट में एक पति की बेचैनी थी, एक पिता की उम्मीद थी, लेकिन कई घंटों की तलाश के बाद रेस्क्यू टीमों ने ये पुष्टि कर दी कि उनकी पत्नी और दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है। एक पल में उनका पूरा परिवार उनसे हमेशा के लिए छिन गया। लेकिन लुकास अकेले नहीं थे। इस त्रासदी ने एक और फुटबॉलर का परिवार भी उजाड़ दिया। वेनेजुएला के फुटबॉलर हेक्टर बेलो की पत्नी एंड्रिया उस वक्त अपनी छोटी बेटी के साथ घर में थी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक जब इमारत गिरने लगी तो एंड्रिया ने सबसे पहले बेटी को बचाने की कोशिश की। उनकी बेटी जिंदा बच गई, लेकिन एंड्रिया खुद मलबे में दब गई। बाद में उनकी मौत की पुष्टि हुई। हेक्टर ने सोशल मीडिया पर जो लिखा उसने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी। उन्होंने कहा कि एक दिन वो अपनी बेटी को बताएंगे कि उसकी मां ने अपनी जान देकर उसकी जिंदगी बचाई। शायद किसी पिता के लिए इससे बड़ा दर्द और कोई नहीं हो सकता। जहां कुछ परिवारों की तलाश मौत पर खत्म हुई, वहीं कुछ कहानियों ने पूरी दुनिया को उम्मीद भी दी। ऐसा ही एक नाम है 11 साल का मोइसेस। भूकंप के बाद वो करीब 3 मीटर गहरे मलबे के नीचे दब गया। ऊपर सिर्फ कंक्रीट, लोहे की छड़ें और टूटे हुए पत्थर थे। कोलंबिया की रेस्क्यू टीम ने करीब 6 घंटे तक बेहद सावधानी से ऑपरेशन चलाया। पत्थर का एक एक टुकड़ा हटाया गया ताकि बच्चे तक सुरक्षित पहुंचा जा सके। आखिरकार जब मोइसेस को बाहर निकाला गया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन कुछ देर बाद यह खुशी भी दर्द में बदल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी मलबे में उसकी मां और बहन की लाशें मिली। यानी जिस बच्चे को नई जिंदगी मिली, उसी पल उसने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया। मोइसेस के कुछ घंटों बाद एक और 11 साल के बच्चे को भी जिंदा बाहर निकाला गया। इसके अलावा एक पिता और उनका
किशोर बेटा भी कई घंटों बाद मलबे से सुरक्षित निकाले गए। इन रेस्क्यू ऑपरेशंस ने लोगों को ये भरोसा दिया कि उम्मीद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ ये उम्मीद कमजोर भी पड़ रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी बड़े भूकंप के बाद पहले 72 घंटे सबसे अहम होते हैं। उसके बाद किसी के जिंदा मिलने की संभावना कम हो जाती है। फिर भी रेस्क्यू टीमें लगातार तलाश में लगी हुई हैं, क्योंकि कई बार चमत्कार आखिरी वक्त पर भी हो जाते हैं। इन चमत्कारों के बीच एक ऐसी मां भी है जिसकी उम्मीद अब तक नहीं टूटी। आंद्रियाना वेलेरिया भूकंप आने के समय वो काम पर थी। उनका लगभग 2 साल का बेटा सैंटियागो अपने पिता रामसेस और परिवार के बाकी लोगों के साथ घर में था। जैसे ही उन्हें हादसे की खबर मिली, वो दौड़ती हुई घर पहुंची, लेकिन वहां उनका घर नहीं था, सिर्फ मलबे का ढेर था। उनके पति, उनका बेटा, सास ससुर, दादा दादी और परिवार के कुछ और लोग उसी मलबे के नीचे दब चुके थे। अगले दिन जब वो फिर वहां पहुंची तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसी पल से उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा अब भी जिंदा है। कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन वो आज भी हर सुबह उसी जगह पहुंच रही हैं, इस उम्मीद में कि शायद अगली बार मलबे से बाहर आने वाला बच्चा सैंटियागो होगा। वेनेजुएला के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में आज भी एक जैसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है। धूल से ढकी सड़कें, टूटी हुई इमारतें और अपने हाथों से मलबा हटाते लोग। कई जगहों पर लोग मशीनों का इंतजार नहीं कर रहे। उन्हें डर है कहीं देर ना हो जाए, इसीलिए कोई ईंट उठा रहा है, कोई लोहे की सरिया काट रहा है और कोई मलबे के पास कान लगाकर ये सुनने की कोशिश कर रहा है कि कहीं अंदर से किसी की आवाज तो नहीं आ रही। बीबीसी से बात करते हुए कई लोगों ने ये कहा कि उन्हें अंदर से मदद की पुकार सुनाई देती है, लेकिन भारी कंक्रीट हटाने के लिए उनके पास संसाधन नहीं। इसीलिए वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि रेस्क्यू टीमें कब वहां तक पहुंचें। वहीं लागुआयरा के रहने वाले विलेबर की कहानी इस त्रासदी की भयावहता को और गहरा कर देती है। उन्होंने बताया कि इस भूकंप में उनके 8 रिश्तेदारों की मौत हो चुकी है और 5 लोग अभी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। रोते हुए उन्होंने कहा कि सबसे मुश्किल पल वो होता है जब आपको लगता है कि आपका अपना शायद अभी जिंदा है, लेकिन आप उसे बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआती घंटों में कई जगह राहत कार्य उम्मीद के मुताबिक तेज नहीं था। उनका कहना था कुछ सड़कों को बंद कर दिया गया था और विशेष अनुमति लेने में घंटों लग गए। हालांकि सरकार का कहना है कि सुरक्षा और राहत कार्यों को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ इलाकों में आवाजाही सीमित करनी पड़ी थी, लेकिन जिन परिवारों के अपने मलबे के नीचे दबे थे उनके लिए हर मिनट किसी जिंदगी से कम नहीं था। हालात इतने खराब थे कि कई लोग पूरी रात घरों के बाहर बैठे रहे। उन्हें डर था अगर वो वहां से चले गए तो शायद रेस्क्यू टीम आए और उनके अपनों को निकाल ले, लेकिन उन्हें इसकी खबर ना मिले। कई परिवारों ने वहीं सड़क किनारे तंबू लगा लिए, किसी ने अपनी कार को ही अपना घर बना लिया, कोई खुले मैदान में रात गुजारने लगा है। सबसे ज्यादा लोग काराबालेदा के उस गोल्फ कोर्स में पहुंचे जो कभी लोगों के घूमने की जगह हुआ करता था। आज वही जगह एक अस्थायी अस्पताल, राहत शिविर और डोनेशन सेंटर में बदल चुकी है। वहां कपड़ों के ढेर लगे हैं, दवाइयां बांटी जा रही हैं और ऐसे लोग कतारों में खड़े हैं जिनके पास अब पहनने के लिए भी कुछ नहीं बचा। भूकंप के बाद लगातार आ रहे आफ्टर शॉक्स ने भी लोगों का डर बढ़ा दिया था। जो इमारतें पहले से क्षतिग्रस्त हैं, उनके कभी भी गिरने का खतरा बना हुआ है। यही वजह है कि रेस्क्यू टीमों को अब भी हर कदम पर बेहद सावधानी रखनी पड़ रही है। कई बार किसी इमारत के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि धरती फिर से कांप उठती है और ऑपरेशन कुछ देर के लिए रोकना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद किसी ने तलाश बंद नहीं की, क्योंकि हर टीम को उम्मीद है शायद अगला पत्थर हटाने पर किसी और की सांसें अब भी चल रही हों। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया के अलग अलग देशों से 39 से ज्यादा सर्च एंड रेस्क्यू टीमें वेनेजुएला पहुंच चुकी हैं। करीब 2000 एक्सपर्ट्स, 111 खोजी कुत्ते और अत्याधुनिक माइक्रो ड्रोन लगातार मलबे के अंदर जिंदगी के निशान तलाश रहे हैं। ये छोटे ड्रोन उन जगहों तक पहुंच सकते हैं जहां इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। इनके जरिए कैमरे और सेंसर मलबे के भीतर भेजे जा रहे हैं ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। इस बीच संचार व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई। कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप हो चुके हैं। ऐसे में हजारों परिवारों को ये तक नहीं पता था कि उनके अपने जिंदा हैं भी या नहीं। इसी संकट को देखते हुए स्टारलिंक ने प्रभावित इलाकों में आपातकालीन मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना शुरू की, ताकि लोग कम से कम अपने परिवार वालों से संपर्क तो कर पाएं और राहत एजेंसियां एक दूसरे से जुड़ी रह सकें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।